फिलहाल आज की भी शिक्षा पे मैं आऊं तो सभी शिक्षालय बंद हैं, विश्व स्तर पर बंद हैं। वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। और ये बंदी प्राय तब हुई जब परीक्षाएं चल रही थी। ऐसे में छात्रों का भविष्य भी अपने आप में एक प्रश्न लिए हुए खड़ा हुआ है। अभी इसके द्वारा क्या कहते हैं, जो पढ़ाई हो रही है, क्या है पढ़ाई, ऑनलाइन टीचिंग की बात हुई। शुक्ला जी ने कहा, एक उदाहरण भी दिया किसी पतलून का कि जो कभी मजबूरी थी आज का फैशन बन गया। वो तो सही है। देखिए, जब क्लासरूम में एक शिक्षक जाता है तो उसका मकसद केवल सिलेबस पढ़ाना ही नहीं है। आज भी मुझे याद है, हमारे शिक्षक आज भी हमारे जहन में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर डखालिया हुए, प्रोफेसर शर्मा हुए, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका व्यक्तित्व, उनकी ड्रेस डिसिप्लिन, उनकी लैंग्वेज डिसिप्लिन, उनकी अभिव्यक्ति शैली, उनके जीवन का तरीका, उनके प्रेरक प्रसंग, वो सब याद आते हैं। जिस समय शिक्षक बोल रहा होता है ना, एक गहरी छाप छात्र के हृदय स्तर पर छोड़ रहा होता है और कुछ ऐसा बनने का ही छात्र के अंदर एक हुनर पैदा होता है कि काश हम भी ऐसा बने। और एक चीज जान लीजिए, शिक्षक चाहे जैसा भी हो, वो शिक्षार्थी के सामने सदैव अपने को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा लगना चाहता है। वो अच्छा हो या ना हो, इस दिखाने और लगने में धीरे धीरे वो सही में अच्छा हो जाता है। चूंकि दिखाने लगने का अभ्यास करते करते एक दिन आता है, उसी का अभ्यस्त हो जाता है। वो दिखा रहा है, लगा रहा है। जैसे अभी कह रहे थे डॉक्टर थापा कि कोई अंदर से लोकतांत्रिक है कि नहीं है, इसको कह देखिए, हम अंदर से क्या है ये तो हम ही केवल जान सकते हैं। ना आप जान सकते हैं ना कोई जान सकता है। और हम हो चाहे आप हो, सब बनावटी जीवन जी रहे हैं, सब दोहरा व्यक्तित्व जी रहे हैं। हमारी हकीकत केवल हम जानते हैं। मेरी हकीकत कोई दूसरा नहीं जान सकता। एक दिन मैंने डॉक्टर राधेश्याम से कहा भी था कि ये आत्मकथा लिखने वाले जो होते हैं ना, उसमें केवल कथा होती है, आत्मा नहीं होती। इसी तरह से मंच पे बोलने वाले कुछ भी कहा करें, हम अंदर क्या है ये तो केवल हम जानेंगे। और लोकतंत्र की बात जो आप कह रहे थे डॉक्टर साहब, इस मुल्क में लोकतंत्र आया कब? ये इस मुल्क में मैं कभी जब केएनआई का प्रिंसिपल था तो मंच से कहा था कि एक दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने समक्ष मुद्दे गौड़ हो जाते थे। कभी इंदिरा लहर आई तो कभी जेपी लहर आई, कभी बीपी लहर आई, कभी मंडल आया, कभी कमंडल आया, कभी अब की बारी अटल बिहारी, तो कभी अब की बार मोदी सरकार। यहाँ व्यक्ति पूजा हुई है, हीरोशिप हुई है। अभी तक तो हम असली अर्थों में लोकतांत्रिक हो ही नहीं पाए। एक गांधी की फिर जरूरत है जिसने राजनीतिक चेतना कभी जानी थी और जो आज हमको आपको सही संदर्भों में लोकतंत्र समझाए। आइए गांव में रहिए और जाइए, प्रधानी से लेकर के सरपंची से लेकर के एमएलए तक का चुनाव देखिए। जिस तरह से जातीय जहर उगला जाता है, जिस तरह से जातियों के एक एक नेता हो गए हैं, वितरणा होने लगी, आप भूल जाएंगे लोकतंत्र को। तैसे में जो लोकतंत्र अमर्यादित हो गया है, उसको मर्यादित करने के बारे में सोचिए। लोकतंत्र की स्थापना की बात वो आगे की बात है, बस लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र चल रहा है। फिलहाल कुछ शिक्षालय बंद है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। लेकिन ये भी सही है कि एक छात्र के सामने, एक छात्र देखता है कि एक शिक्षक के सामने तमाम, देखिए एक शिक्षक के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। राधेश्याम सिंह के पास या डॉक्टर सुशील के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। 23-24 हजार स्टूडेंट हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, आती रहती है, फिर भी उसको फेस करते हैं। इनका विल पावर, इनका साहस, इनकी हिम्मत, समस्याओं के समाधान करने का इनका तरीका, इन सब चीजों से स्टूडेंट सीख रहा होता है। ऑनलाइन टीचिंग से वो हरगिज नहीं हासिल हो पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे में एक शिक्षक का दायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है कि वह समाज के आने वाले कर्णधार को वह प्रशिक्षित कर रहा है, इसलिए उसका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हमारे आपके अंदर द्रोणाचार्य जैसी प्रतिक्रिया पैदा हो गई तो हम भारत देश के निर्माण में शिक्षक होने के नाते योगदान तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, किसी न किसी कोने में किसी न किसी तरह का थोड़ा बहुत महाभारत जरूर से रहे होंगे। इसलिए आज के दौर में शिक्षक होने के नाते मैं कहता हूँ, मैं ईमानदारी से पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा ईमानदार नहीं हूँ,
मैं मानता हूं कि मैं हरिश्चंद्र नहीं हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन सही अर्थों में शिक्षक हूं। इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ का वर्तमान प्राचार्य चाहे तो इसको इनकार कर दे, हिम्मत हो, या पूर्ववर्ती प्राचार्य इसको इनकार कर दे, मैं उसको भी चैलेंज देता हूं। बस इतना मैं कह रहा हूं कि सही अर्थों में शिक्षक बन के दिखा दीजिए, समाज का कल्याण हो जाएगा सर। दूसरी बात ये, चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ पढ़ाता रहा। ठीक है, ऑनलाइन आप शिक्षा दे रहे हैं। लॉ में केवल बुकिश नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, उसमें प्रैक्टिकल है, कोर्ट विजिट है। कोर्ट विजिट को जब देखा गया कि डिफिकल्ट होता जा रहा है, कोर्ट छोटी छोटी है और स्टूडेंट बहुत हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मूट कोर्ट की व्यवस्था कर दी। अब ऑनलाइन तो मूट कोर्ट नहीं हो सकता। अब चूंकि लॉ की टीचिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार होती है, तो बार काउंसिल ने कह दिया कि ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग करा लीजिए, ऑनलाइन टीचिंग हो जाएगी। तो जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े बड़े लॉ कॉलेज हैं, जहां लाखों रुपए लगते हैं एडमिशन के लिए, जिनका एक एकेडमिक स्तर बड़ा ऊंचा है, वहां तो चलिए सब ऑनलाइन ठीक है। लेकिन जो टायर सी और टायर 3 के सिटीज हैं, जो छोटे मोटे लॉ कॉलेज हैं, जहां के न तो टीचर एक्सपर्ट हैं और न तो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी को चाहिए जो हर जगह उपलब्ध नहीं है, उनका क्या होगा? एक बात। दूसरी बात ये कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन एक ऐसे सेक्टर से जुड़ा हुआ है जो स्किल ओरिएंटेड है, जहां रीजनिंग चाहिए। स्किल ओरिएंटेड होने के नाते, रीजनिंग होने के नाते तमाम तरह की इंटर्नशिप इंपोज की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि स्टूडेंट एडवोकेट के पास जाएगा, प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास जाएगा, या जज के पास जाएगा, या किसी एनजीओ के पास जाएगा, या कंपनी के ऑफिशियल्स के पास जाएगा, वहां सीखेगा, वहां लर्निंग करेगा। ये सब के सब अगर बंद है तो कहा जाएगा, किस तरह से वो लर्निंग करेगा? तो क्या अनस्किल्ड एडवोकेट पैदा होंगे? ये ऑनलाइन टीचिंग से ये मकसद कैसे पूरा होगा? जानते हैं, महात्मा गांधी गए थे जब इंग्लैंड, बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया, तो वहां के सबसे बड़े वकील के पास गए, कहा कि प्रैक्टिस करना है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा सोशियोलॉजी पढ़ा? कहा नहीं। इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं, फिलॉसफी नहीं, साइकोलॉजी नहीं, रामायण महाभारत जानते हो पढ़ा है? नहीं। गीता पढ़ा है? नहीं। 1857 में तुम्हारे यहाँ क्रांति हुई जानते हो? कहा नहीं। कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। कानून जानने के लिए, एक अधिवक्ता होने के लिए, चूंकि तुम्हारे ऊपर समाज का दायित्व है बहुत बड़ा, तुम्हें अपने देश की सामाजिक संरचना जाननी चाहिए, राजनैतिक चेतना जाननी चाहिए, वहां के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए, आर्थिक स्तर वहां का पता होना चाहिए, वहां की एंशिएंट हिस्ट्री के प्रेरक प्रसंग जाने चाहिए, वहां की पौराणिक कथाओं को जानना चाहिए, वहां के लोगों का मनोविज्ञान जानना चाहिए। अगर ये तुमको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो तुम वकालत नहीं कर सकते हो। मैं आपको देखिए, मैंने कहा ना कि ये स्किल ओरिएंटेड है, हाजिर जवाबी। ये जिन्ना की बात बताऊं, यही जिन्ना थे, एक हिंदू महिला थी, उसका मेंटेनेंस का केस चल रहा था, 5 साल गुजर गए थे, हाई कोर्ट में केस बहस पर आई ही नहीं, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही थी। एक दिन उस महिला ने कह दिया, जिस दिन तारीख पड़ी, कि जिन्ना साहब पता नहीं मैं जिंदा भी रहूंगी कि मर जाऊंगी, और ये केस का निपटारा होगा कि नहीं होगा। तो जिन्ना ने कहा कि आज होगा। सोचिए इस तरह की स्किल पैदा होती है कैसे, मगर व्यवहार को किताब से नहीं आती। जिन्ना जब गए कोर्ट में तो अंग्रेज जज था, उन्होंने कहा, वेल माय लॉर्ड, सपोज आई एम ओल्ड हिंदू लेडी, कि हुजूर मान लीजिए कि मैं एक बुढ़ी महिला, हिंदू महिला हूँ। जज मुस्कुराया, उसने कहा कि मिस्टर जिन्ना, व्हाई यू आर गोइंग टू चेंज योर एज, सेक्स एंड रिलीजन एज वेल? तो जिन्ना ने कहा कि आई कांट से एनीथिंग अबाउट माई सेक्स एंड रिलीजन, बट टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस वेरी केस आई विल नेसेसरली बिकम ओल्ड। हंसा जज, उसने उसी दिन सुनवाई की, उसी दिन जजमेंट कर दे दिया। ये किसी किताबी क्या से ये जो कह रहे थे कि ऑनलाइन टीचिंग से नहीं होगा। इसके लिए लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, इसीलिए इंटर्नशिप का कोर्स रखा गया है। इंटर्नशिप का कोर्स ऑनलाइन कैसे होगा, इस पर भी विचार कीजिएगा। इसलिए फिलहाल बहुत से लोग बोल चुके हैं और मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता। अंत में मैं इतना कहता हूं
कि सरकार ने क्या किया, सरकारी मशीनरी ने क्या किया, मंत्री ने क्या किया। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं। आप सूद की बात कर रहे थे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जरूर जानते होंगे। कम्युनिस्ट सरकार थी, बंगाल में एक गांव में महामारी फैली थी। 22 लोग एक ही दिन मर गए थे उस गांव में भूखे। जानते हैं सामने सहायता करने कौन आया था? कलकत्ता की वेश्याएं गई थी। न कम्युनिस्ट सरकार का कोई मंत्री गया था, न संतरी गया था, वो गई हुई थी। वो संवेदनात्मक भाव से प्रेरित होकर के गई थी। और आपने अभी एक महिला के, एक लड़की के साइकिल चलाने की बात कही कि बाप को बैठा करके कैसे किलोमीटर चली आई। तब वो चले आए लोग कि चलो साइकिल कब, इतना ही पढ़ा आपने, आगे नहीं जाना कि आगे क्या हुआ। जब उसका इंटरव्यू लिया गया पता चला सब फ्रॉड है। पता चला जब ये पूछा गया इतने किलोमीटर इतने दिन में कैसे आई, तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने झूठ कहा था। और डॉक्टर सुशील कुमार सिंह वहीं बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। तो पूरी कहानी बताई, आधी अधूरी नहीं। अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ छुपा मत जाइए। सत्य आधा अधूरा नहीं होता, पूरा होता है। फिलहाल मैं मानता हूं कि सरकारी मंत्री संतरी ने कुछ नहीं किया, या जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन कुछ अपेक्षा तो हमसे आपसे भी है। मैं मानता हूं कि सरकारी मंत्री सरकार ने हमारे लिए सब कुछ नहीं किया, लेकिन यही समाज, यही सरकार, यही संविधान हमको आपको बड़ी सुरक्षा भी दे रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। जब समाज दुख में होता है, पीड़ा में होता है, कठिनाई में होता है, परेशानी में होता है, तो हमने आपको ईमानदारी से बताइए कितना किया। केवल कविता लिखा है? कविता लिखने से, साहित्य लिखने से सब कुछ हो जाएगा? इसका जवाब मैं बाबू विजय बहादुर सिंह साहब से जरूर चाहूंगा। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं इस कोरोना डिजीज को अवसर नहीं मानता, इसको मैं समस्या मानता हूं। इस समस्या का समाधान करना, और समाधान केवल एक है कि एंटीवायरल मेडिसिन पैदा हो, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। ठीक है, प्रकृति के ये कारण क्या रहा वो रहा होगा, इसका निवारण तलाशना है, इस पर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर राधेश्याम जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। ये मेरी बातों से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं अंत में इस संस्थान के संस्थापक बाबूकेन सिंह को प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, और बाबू विनोद सिंह वर्तमान प्रबंधक और पूर्व मंत्री के समन्वय और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।